हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस की जो प्रिपरेशन है ना वो कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। तो कुछ दिन से मेरी जो तबीयत है वो खराब हो गई, तो वीडियोज हैं वो चैनल पे नहीं आ रही हैं 3-4 दिन से। तो वापस से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और जो हमने देखो टीजीटी साइंस का बच्चों को ये है कि मैम जितना आपने करवाया क्या वो एनफ है। तो देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। और जो मैंने करवाया है उसमें से कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस मैंने नहीं करवाई है, जो सिलेबस है कंप्लीट वही करवाया है। और अगर कोई एस्टेट टीजीटी साइंस जो प्लेलिस्ट है ना, एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को कोई अच्छे से करेगा ना तो उसके 30+ मार्क्स बिल्कुल फिजिक्स और केम से हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने 11th 12th के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के वो दोनों डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और बायोलॉजी हमने नहीं की हुई तो भी हमने 10 मार्क्स हैं वो छोड़ दिए हैं। वो इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि आप अगर इनको अच्छे से करोगे ना तो अ, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिवीजन। तो आपने एक ये नहीं देखना कि एक चीज यहाँ से पढ़ ली एक चीज यहाँ से पढ़ ली। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे चैनल से पढ़ो, लेकिन जब भी जहाँ पे भी आप जिस भी चैनल से पढ़ो ना तो उस पर सबसे पहले आपने ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो, वो आप किसी भी चैनल पे जाओ वहां से पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो पहले आपने देखो, जैसे मैंने आपने एक यूनिट पढ़ी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये यहाँ से भी पढ़ रही वहां से भी पढ़ रही, एक यूनिट को तो आप 4 बार पढ़ रहे हो और जो बाकी यूनिट है वो आपसे एक बार भी नहीं हो रही। तो सारी चीजें मैटर करती हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा जो एस्टेट है वो कब हो सकता है। तो देखो, यूजीसी के एग्जाम होने वाले हैं जनवरी में, कोई डाउट वाली बात इसमें है नहीं, लेकिन उन्होंने भी अच्छा खासा एक प्लान किया है। देखो, कोई भी आपका जैसे हमारे पास जो होता है ना, जो हमारे पास 11 12 को है मेरे ख्याल में सैटरडे संडे, जैसे भी 10 11 है या 11 12 है, तो जो भी आपका सैटरडे संडे रहेगा, जैसे इसके पहले था हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो 4 और 5 को हो जाएगा। तो उन्होंने ना कोई 4 5 को एग्जाम दिया है ना ही कोई 11 12 को। ये आगे पीछे हो सकती है डेट, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी हमारा इतना पक्का है कि जो भी सैटरडे संडे है ना उनका उन्होंने एक भी एग्जाम है वो नहीं दिया है। तो अगर एस्टेट लेना चाहेगा तो बीच में एस्टेट जो सैटरडे संडे है ना वो फ्री है। तो आपने इसकी, अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो बेसिक से इसको कम टाइम दो, लेकिन अगर आपने एस्टेट को ये है कि अब की बार करना ही है तो इसकी प्रिपरेशन को ढीला मत छोड़ना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, साउंड का। साउंड यूनिट रहेगी आपकी क्लास 9th की और ये रहेगा आपका चैप्टर फिजिक्स का। तो आपने यहाँ से पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ना है। अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, अदरवाइज पहले जाओ और इसकी थ्योरी है उसको कंप्लीट करके आओ। उसके बाद यहाँ पे आना, देन इसको पढ़ना है आपने। ठीक है, क्योंकि थ्योरी के बिना अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और आपके लिए मैं बता देती हूँ कि ये वाले जो मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो एनसीईआरटी चैप्टर एंड से है। और देखना यहाँ पे जो 23 है ना वहां से भी एक एग्जाम तो हुआ, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बिल्कुल 2 क्वेश्चन आए थे। और जिन्होंने ये देखा होगा ना साउंड वाले चैप्टर को बिल्कुल एनसीईआरटी से अच्छे से किया होगा तो 2 के 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक तो आया था ह्यूमन रेंज वाला, वो तो सबको पता है कि कितनी होती है ना। तो 20 हर्ट्ज से होती है ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो होती है ना वो ऑडिबल रेंज होती है। तो वो वाला क्वेश्चन आया था। और एक आया था, वो वाला नहीं ध्यान मुझे आया था, ये वाला नहीं, लेकिन एक आया था एम्पलीट्यूड पे क्वेश्चन था कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर पे डिपेंड करती है। तो देख, ये मेरे ख्याल में ये वाला तो कंप्लीट आया ही आया था और ये भी आया था मेरे ख्याल में। तो चलते हैं हमारे चैप्टर पे। तो देखो क्या है कि जो साउंड है और व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। तो मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देती हूँ। तो आप यहाँ से ABCD मान लेना। और यहाँ से आपको, यहाँ पे 20 स्लाइड है ना, इट मीन्स आपको यहाँ से 17 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे। और बाद में आपने बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो पाते हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना आता है आपको। अब बच्चे बोलते हैं 11th 12th का पढ़े या नहीं पढ़े, तो 11th 12th को 9th 10th का पढ़े बिना पढ़ ही नहीं सकते। कोई पढ़ सकता है तो मुझे आगे बता देना। पहले तो हम 9th 10th अच्छे से करेंगे ना, तभी हमारे को 11th 12th वाले जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से आ पाएंगे। तो क्या है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। ये साउंड क्या होती है और ये प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू वाइब्रेशंस, ड्यू टू डिस्पर्जन। तो यहाँ से आप इसके रिफ्लेक्शन वाले को हटाओ, नहीं तो फिर इसमें भी कहीं को डाउट हो जाएगा।
रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों ने बताना है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होएगी, रिफ्रैक्शन की वजह से होएगी, वाइब्रेशन की वजह से होएगी, या डिस्पर्जन की वजह से होएगी। तो देखो, पहले आपने खुद जवाब देने और कमेंट में बताना है कि कितने आपसे क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। ठीक है, तो देखो साउंड है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से नहीं होगी प्रोड्यूस, रिफ्रैक्शन से नहीं होगी, किसकी वजह से होती है, वाइब्रेशन की वजह से होती है। वाइब्रेशन की वजह से कैसे होगी, जैसे हम कोई भी चीज, जैसे हमारा ये मुंह है, ठीक है, इससे हम कोई भी चीज निकालते हैं, हवा, जैसे हम हमारी साउंड निकलती है ना, तो हमारे जो माउथ के आसपास के जो भी पार्टिकल है उनमें वाइब्रेशन आती है। ठीक है, उनमें वाइब्रेशन आने की वजह से, जैसे वो यहाँ पे हिलेंगे तो आगे वाले जो पार्टिकल थे उनके हिलने की वजह से, इनके अप उनकी उनके साथ स्ट्राइक करने की वजह से आगे वाले जो पार्टिकल हैं उनमें भी वाइब्रेशन आएगी। फिर उन आगे वालों की वजह से आगे वाले में, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जहां तक पहुंचेगी वहां तक पहुंचे, तब तक ये वाली चीज कंटिन्यूटी ऐसे जो वाइब्रेशन के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड है वो आगे पहुंचती चली जाएगी। तो किसकी वजह से हो जाएगा ये, ड्यू टू वाइब्रेशन। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का, कि साउंड क्या है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस की वजह से वो प्रोड्यूस होती है। तो जैसे रिफ्लेक्शन मैंने इसलिए काट दिया यहाँ से, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना बैट्स वगैरह होती हैं, वो उनको जो साउंड सुनाई देती है वो रिफ्लेक्शन से दिखाई सुनाई देती है ना, तो इसलिए वहाँ कहीं पजल हो जाओ तो मैंने इसको हटा दिया। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है, उसको आप कैसे दिखाओगे, मीन्स क्या कि अब डायग्राम की हेल्प से आपने बताना है। डायग्राम को छोड़ दो, मैं आपको ऑप्शन दूंगी ना यहाँ पे, हाउ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर ए सोर्स ऑफ साउंड। तो कोई भी एक सोर्स है, जैसे ये हमने बोल दिया कि ये हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई भी सोर्स है साउंड का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन मिलेंगे। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बोथ रीजन्स आर ऑफ हाई प्रेशर, both regions are of low pressure। उसके बाद है compression is low pressure and rarefaction is high pressure। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या कि compression is high pressure and rarefaction is low pressure। तो पेन से ऐसे ही राइटिंग आ रही है, होपफुली आपको ये समझ आ रही होगी। तो आपने बताना, देखो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि हम यहाँ से, हमारा कोई भी साउंड सोर्स है जहाँ से साउंड आएगी तो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आएगी, तो वाइब्रेशन की वजह से दो चीजें प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे कंप्रेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो आपने इसे बताना है कि कंप्रेशन क्या रहेगा और रेयरफेक्शन है वो क्या रहेगा। तो पहले आपने खुद से जवाब देना, उसके बाद देखो क्या होता है। जैसे हमारा कोई भी साउंड का सोर्स है, ये हमने देख लिया कि कोई भी साउंड का सोर्स है, ठीक है, तो जैसे यहाँ से साउंड आई तो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या होएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इससे जो नेक्स्ट वाले पार्टिकल होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ से ब्लैक से दिखाऊं मैं, तो ये वाले पार्टिकल इनके साथ स्ट्राइक करेंगे और इनमें तो फिर मूवमेंट आ जाएगी, और ये वाले जो पार्टिकल हैं वो किस पे आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। तो ये इस वाली सेम चीज आगे रिपीट होगी कि ये जो ये वाले पार्टिकल हैं, इन वाले पार्टिकल के साथ कोलाइड करके इनको तो मूवमेंट में दे देंगे और ये रेस्ट पे आ जाएंगे। तो कैसे चलेगा, देखो सबसे पहले जैसे ही आवाज आई तो यहाँ पे पार्टिकल्स है, उनमें मूवमेंट स्टार्ट हुई तो मीन्स क्या, वाइब्रेशन हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर हुआ। हाई प्रेशर के लिए हम ये जो लाइन है ना इनको पास पास दिखाते हैं ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि ये वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे ही इन्होंने आगे मूवमेंट ट्रांसफर की और तो ये वाले जो पार्टिकल वो किस पे आ गए, रेस्ट पे आ गए, तो ऐसे करके रेस्ट पे आ गए। उसके बाद इन वाले पार्टिकल में अच्छी खासी जो मूवमेंट है ना, ऐसे दिखाओ मैं, इनमें अच्छी खासी मूवमेंट है वो हो गई, तो यहाँ से फिर इसका कंप्रेशन आ गया। फिर क्या होगा कि जैसे इन्होंने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर की है तो ये वाले किस पे आ जाए, इनको ये वाले किस में आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद आगे ट्रांसफर करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तो देखो ये इनको ब्लू से देखे कि ये पहले
ये ब्लू वाला है, सॉरी ये ब्लू वाला है, और ये फिर ब्लू वाला, ठीक है। ऐसे ही ब्लैक वाला, उसके बाद रेड वाले पार्टिकल है, पहले क्या होंगे, उनमें वाइब्रेशन होगी तो पास पास होंगे, उसके बाद वो आगे वाले में ट्रांसफर करेंगे और दूर दूर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाले जो रीजन होते हैं ना, जहाँ पे पार्टिकल्स हाई प्रेशर पे होते हैं ये वाले, तो इनको हम बोलते हैं क्या, कंप्रेशन। और जब हमारे पार्टिकल जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो कम होती है, मीन्स उनमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो रेस्ट पे आ चुके होते हैं, आगे वालों में अपनी वाइब्रेशन को ट्रांसफर करके, तब हम उनको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हाई प्रेशर रीजन को हम कंप्रेशन बोलेंगे और लो प्रेशर रीजन को हम रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। कंप्रेशन इज हाई प्रेशर एंड रिफ्रैक्शन इज रेयर फ्रैक्शन इज लो प्रेशर रीजन। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद आपने बोल देखना है कि वाह साउंड वेव कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये जो साउंड वेव है उनको आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों बोलते हो। तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों बोलते हो आप उनको, तो आपके पास है ऑप्शन रहेंगे आपके 4 की दीज ट्रेवल अपोजिट ट्रेवल इन लगाओ यहाँ पे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। उसके बाद दीज ट्रेवल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद है दीज ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। करेक्ट। तो आपने बताना है कि जो साउंड वेव है ना उनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि वो क्या करते हैं, वेव जो हमारी वेव ये होती है ना साउंड वेव होती हैं, तो वो जैसे हमारी जो वेव की डायरेक्शन होगी ना सेम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। उसके बाद उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे जैसे हमारे पास, और उसके बाद है कि जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो देखो ना वो किस में जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ना परपेंडिकुलर में, तो वो जाती है पैरेलल डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर में होता तो क्या हो जाता, ट्रांसवर्स वेव हो जाता। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल में जाएंगे तो हमारे पास साउंड वेव पैरेलल में जाने की वजह से जो हमारे डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन अगर आपको नहीं समझ आई हो ना, वो वेव प्रोपेगेशन, कि जैसे हमारी वेव जाएगी ना उसी की डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा, वेव प्रोपेगेट होगी सेम उसी डायरेक्शन में हमारी, उसके पैरेलल डायरेक्शन में वो साउंड वेव है वो मूव होंगी। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। अदरवाइज अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही होती तो हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखो विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर इन ए डार्क रूम। तो जैसे एक अंधेरा कमरा है और उसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो वहां से आप उसके साउंड से पहचान जाते हो ना कि ये उसकी आवाज है। जैसे हम बातें कर रहे हैं तो हमें आवाज से हम पहचान जाते हैं कि वो ये वाली तो आवाज उसकी है, तो उसकी क्या वजह होती है कि हम उसको पहचान जाते हैं। तो उसकी पिच होती है उसकी वजह, उसकी लाउडनेस होती है उसकी वजह, उसका एम्पलीट्यूड होता है, या उसकी क्वालिटी होती है। तो आपने बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिससे आप उसकी जो अपने दोस्त है ना उसकी जो आवाज है उसको पहचान जाते हो। अगर अंधेरे कमरे में बहुत सारे दोस्त बैठे हो तो ये पहचान जाओगे कि ये वाली आवाज उसकी है। तो ये वाली चीज किसकी वजह से होती है, और पहले आपने खुद जवाब देना। तो ये वाली चीज होती है उसकी क्वालिटी की वजह से होती है। पिच है और जो लाउडनेस है वो एक जैसी हो सकती है, लेकिन क्वालिटी की बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारे दोस्त वाली जो साउंड है वो कैसी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद देखो फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, कि जैसे बिजली नहीं कड़कती, हमने आसमान में देखा कि जब बिजली कड़कती है कि वो एकदम से कड़केगी ना, तो वहां पे फ्लैश है वो थंडर है वो एकदम से प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो थंडर है वो हर्ड करी जाती है फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्लैश। तो पहले आपको फ्लैश दिखाई देती है क्यों, और उसके बाद
जो थंडर है वो दिखाई देती है ना। ऐसा ही होता है ना कि पहले आपको चमकती हुई बिजली दिखाई देगी और आवाज है वो थोड़ा सा उसके जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद है वो सुनाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है वो आपने मुझे बताना है। बोथ। देखो अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपको ये वाली चीज वीडियो लंबी हो रही है तो आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हो। लोअर स्पीड देन लाइट वेव, लाइट वेव हैज लोअर स्पीड देन साउंड वेव, नन ऑफ दिस। तो आपने इसका जवाब देना मुझे, ठीक है। इनके पीछे वेव लगा लेना। तो देखो फ्लैश और थंडर है वो एकदम से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो आवाज है ना वो बाद में सुनाई देती है कुछ सेकंड के बाद। जब आपको बिजली कड़कती हुई पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? बोथ साउंड एंड लाइट वेव हैव सेम स्पीड, कि दोनों की सेम स्पीड है। दो साउंड हैज लोअर स्पीड देन लाइट वेव, की साउंड की जो स्पीड होती है ना वो लो होती है लाइट वेव से, या लाइट वेव की स्पीड लो होती है साउंड से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने ऑप्शन बताना है, पहले खुद से बताना है, ठीक है। तो देखो फ्लैश और थंडर है, इन्होंने बोला कि थंडर है वो बाद में आ रहा, बाद में आ रहा, इट मीन्स क्या कि उसकी जो स्पीड है वो कम होएगी, है ना। तो यहाँ से आप हमें क्या पता चला कि थंडर मीन्स क्या, आवाज आना, फ्लैश मीन्स लाइट वेव। तो एक साउंड वेव है एक लाइट वेव है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि साउंड वेव है और लाइट वेव है। तो साउंड वेव बाद में आ रही है, बाद में आ रही है तो इसकी स्पीड स्लो ही रही होगी ना। तो क्या हो जाएगा कि साउंड वेव है ना उसकी स्पीड लो है। तो कौन सा हो जाएगा? साउंड वेव हैज लोअर स्पीड देन लाइट वेव। तो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, कि साउंड वेव की जो स्पीड होती है ना वो कम होती है किसकी बजाय? स्पीड ऑफ लाइट की बजाय। अगर आप देखना चाहो तो स्पीड किसकी, साउंड की कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड होती है, और लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो देखो इतना डिफरेंस होता है, तो फिर तो सीधी सी बात है ना, साउंड वेव कम है, इसकी स्पीड कम है, तो हमें पीछे से थोड़ा पीछे सुनाई देगी। लाइट की स्पीड अच्छी खासी है तो पहले आपको चमकती हुई बिजली दिखाई देती है, उसके बाद आवाज सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ए पर्सन हैज हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एक आदमी है उसकी जो हियरिंग रेंज है, जो नॉर्मल ह्यूमन जो ऑडिबल रेंज होती है ना यही होती है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कोरस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसीज। आपने बताना है वेवलेंथ कितनी रही होंगी इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस। तो आपने स्पीड लेनी है वो इतनी लेनी है। तो मैं आपके लिए आपके ऑप्शन दे देती हूँ। तो पहले रहेगी इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके बाद रहेगी इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आपने रिस्पेक्टिवली वर्ड इसमें ऐड कर लेना है। बाकी जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। पहले का जो ऑप्शन रहेगा 17.2 मीटर, और ये रहेगा 0.172 मीटर। उसके बाद है जो बी ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा 1.72 मीटर, और ये रहेगा 0.172 मीटर। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 17.2 मीटर, और ये हो जाएगा 0.72 मीटर। उसके बाद जो डी ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा 17.2 मीटर और 0.0172 मीटर। तो आपने पहले निकाल के देखनी है, जो भी आपकी आएगी उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना, और देन आपने इसका खुद से करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमें क्या बताना, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है और हमें क्या दी गई है, स्पीड हमें दी गई है। निकाल लेंगे, क्या ही जाता है हमारा। देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो है, एक बार 20 हर्ट्ज है और एक बार 20 किलो हर्ट्ज है। तो किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये 2000 हर्ट्ज है हमारे पास हो जाएगी, 1000 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2000 नहीं होगी, 20,000 हो जाएगी। तो एक जीरो ऐड करो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्पीड हमें गिवन है, स्पीड दोनों के लिए हमें कितनी गिवन है, 344 मीटर पर सेकेंड। तो इनको याद ही कर लेना, कहीं सोचो आपको क्वेश्चन में डी मिलेगी तो इनको याद कर लेना आपने, ठीक है।
हो गया हमारे पास इतना। हमें क्या बताना, वेवलेंथ बताना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास स्पीड होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये फॉर्मूला ना याद आए ना, हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमने ऐसे मापा था, जैसे हमारे पास ये वाली वेव है तो डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, वेवलेंथ बोला था, कि दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास स्पीड क्या आई, लैम्डा आ गई वेवलेंथ, और 1/t हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यही चीज मैंने लिखी है कि स्पीड किसके इक्वल हुई, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू में फ्रीक्वेंसी। अब निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं लैम्डा वन। तो लैम्डा वन में क्या हो जाएगा, स्पीड तो देखो दोनों के लिए सेम दी गई है, तो 344, और फ्रीक्वेंसी पहले वाले की कितनी दी गई है, 20 हर्ट्ज। तो ये वाला जो आप सॉल्व करोगे तो ये होएगा 17.2 मीटर। देखो कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लेना एक बार करके। उसके बाद लेमडा टू अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 344, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 220,000, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.0172 मीटर। तो बस इतना आपने ध्यान रखना था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या, 17.2 मीटर और 0.0172 मीटर। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे आपने पहले इनको खुद करके देखना है, तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एल्यूमिनियम रोड, कि दो बच्चे हैं वो एक एल्यूमिनियम रोड है उसके अपोजिट एंड पे है। वन स्ट्राइक एट द एंड ऑफ रोड विद ए स्टोन। तो एक क्या करेगा, एक जो एक एंड है ना इस रोड का, उसको स्टोन से स्ट्राइक करेगा। तो आपने क्या बताना, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर और इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। तो हमने क्या लेना है कि साउंड जो वेव है ना, एक बार तो हम क्या देखेंगे कि एयर में कितनी टाइम लेता है वो, जो हमारा वो है ना, जो हमने रोड पे जो पत्थर स्ट्राइक किया है ना, तो एक बार तो हम टाइम निकालेंगे उसका एयर में, और एक बार हम टाइम निकालेंगे उसका एल्यूमिनियम में, कि साउंड का। तो उसका रेशियो हमने बताना है। तो बताना क्या है फाइनली, हमें टाइम का रेशियो बताना है कि टी एयर का और टी एल्यूमिनियम का रेशियो आपने बताना है। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, पहले आपने खुद करके देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, ऑप्शन वन है आपके पास 17.5, और ऑप्शन बी है आपके पास 18.5, और सी है आपके पास 19.5, और डी है आपके पास 16.5 सेकेंड। तो रेशियो बताना आपने टाइम का। तो ये पहले आपने इसको खुद से करके देखना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। देखो हमने बताना टाइम। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ना कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम हमने निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो डिस्टेंस है वो तो दोनों बच्चों का सेम दिया गया है, तो डी की वैल्यू तो सेम रहेगी। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, स्पीड में आएगा। अब एक बार एयर है और एक बार एल्यूमिनियम है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्पीड है वो साउंड की पता होनी चाहिए, एयर में भी और एल्यूमिनियम में भी। तो जो आपकी एल्यूमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड, और जो एयर में आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, 346 मीटर पर सेकेंड, इतनी अप्रोक्स होती है, ठीक है। तो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे सिंपल, क्या कि T1 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो देखो सेम रहेगा, T1 मत लिखो, एल्यूमिनियम लिख लो कि टी एल्यूमिनियम है। तो ये क्या हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा 6420, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्या है, टी एयर में हम लेंगे तो डिस्टेंस तो सेम है, ये हो जाएगा 346 हो जाएगा। हमें रेशियो किसका बताना, टी एयर बाई टी एल्यूमिनियम। तो टी एयर बाई टी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमने इसको रखा पहले D/346, और डिवाइड बाई D/6420। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे होती है। तो ये हो जाएगा D/346 मल्टीप्लाई में D, और ये ऊपर चला जाएगा 6420। तो D से आपका D कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाला अप्रोक्स आपका 18.5 सेकंड के इक्वल आएगा। तो ये चीज हमने बतानी थी। तो देखो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो बस ऐसे करना था। देखो इतने आसान भी नहीं है और इतने ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये।
तो बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें आपसे हो जाएंगी। तो हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में हमसे क्या बोला गया, देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज गिवन है। हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट। तो 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट होगा। तो सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है 600, 6000, 60,000, उसके बाद है आपके पास 6,000 टाइम्स, या तो आपके पास ए बी सी और डी रहेगा 60 टाइम्स। तो आपने बताना कितने ऑसिलेशंस होंगे। तो देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड अपॉन टाइम। तो ऑसिलेशन अपॉन टाइम होता है, ऑसिलेशन आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू में टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 100 हर्ट्ज गिवन है, और टाइम कितना गिवन है, हमें वहाँ पे 1 मिनट है, मीन 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6000 ऑसिलेशंस। कितने ऑसिलेशन, 6000 ऑसिलेशन। तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे करना था आपने। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन 9, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। तो क्या जो साउंड होगी ना, जो लाइट के लॉज होते हैं, सेम जो उन लॉज को फॉलो करेगी। तो इसके लिए तो मैं आपको बस दो ही ऑप्शन देती हूँ, देखो यस करेगी और बी आपका ऑप्शन रहेगा नो नहीं करेगी। तो पहले आपने खुद इसका जवाब देना। तो साउंड है ना, जो भी लाइट के नियम होते हैं क्या उनको फॉलो करोगी। लाइट के लिए हमने दो नियम देखे, जैसे हमारे पास ये वाली लाइट जाती है रिफ्लेक्शन के लिए, देखते हैं ना हम, जैसे यहाँ पे लाइट आई, इस वाली लाइट को हम बोलते हैं, ये वाली लाइट जो हमारी वेव रहती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके जाती है तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, एक नॉर्मल। और यहाँ पे हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर रिफ्लेक्शन। तो हमें साउंड के लिए क्या नहीं, इसके लिए लाइट के लिए हमें क्या नियम पता होते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, पहला नियम। दूसरा नियम कि जो इंसिडेंट लाइट होगी आपकी, जो और रिफ्लेक्टेड होगी और जो ये नॉर्मल होगी ना, ये तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में होते हैं, लाई इन ए प्लेन। तो आपने बताना है कि क्या जो साउंड के लिए है वो भी यही नियम होते हैं। तो सही बात है कि साउंड के और जो लाइट के दोनों के जो लोज होते हैं वो सेम होते हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए। उसके बाद क्वेश्चन 10, व्हेन ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एन इको इज प्रोड्यूस्ड। कि जब एक साउंड है रिफ्लेक्ट होती है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, एक इको प्रोड्यूस होता है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। तो कि हमने मान लिया, देखो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है, तो हमने माना कि ये वाली चीज तो सेम है, लेकिन डे यहाँ पे क्या होगा, एक हॉट डे पे क्या आपको इको सुनेगा। तो आपने बताना है कि यस सुनेगा, बी है वो नहीं सुनेगा। तो आपने इसके लिए आपने जवाब देना है कि क्या इसको आपको सुनेगा या तो नहीं सुनेगा, ठीक है, हॉट डे पे। तो और डिस्टेंस हमने सेम रखना है। तो देखो जब हमने थ्योरी वाला पोर्शन किया था तो उसमें देखा था कि इको के लिए एक कंडीशन होती है कि उसके लिए जो टाइम इंटरवल होता है, वो कितना होता है, एटलीस्ट 0.1 सेकंड होता है इको के लिए टाइम इंटरवल। तो अब हम जैसे यहाँ से आगे चले तो देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो पहले हमने माना कि यहाँ पे 0.1 सेकंड था टाइम, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जाएगी और वापस आएगी तो जो टोटल टाइम है वो 0.1 सेकंड हमने मान लिया कि हमारे पास था, तभी इको सुनाई दिया। लेकिन अगर हमने इन दोनों के डिस्टेंस को तो सेम रखा है, ठीक है, और चेंज किस में किया है, हमने चेंज किया है कि यहाँ पे तो सिंपल कोल्ड डे था और यहाँ पे क्या है, एक हॉट डे था। हॉट डे पे क्या होगा, वाइब्रेशन होंगी, ज्यादा ज्यादा वाइब्रेशन होंगी, क्यों, हॉट डे पे टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज होंगी। और वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो ये हमारी वेव रहेगी ना, तो ये जितने टाइम में पहले आ रही थी उससे कम टाइम में आ जाएगी, हमारे पास कम टाइम में आएगी, कम टाइम में आएगी तो इको है, हमें वो नहीं सुनाई देगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा भी, नहीं सुनाई देगा मेरे को, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है वो हॉट डे पे टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज होंगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा इको का टाइम इंटरवल होता है ना, जो टाइम इंटरवल उससे कम हो जाएगा, टाइम उससे कम लगेगा। तो इसलिए हमें, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम दिया गया, तो जो इको है वो नहीं सुनाई देगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन बतानी है साउंड वेव्स की, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। तो देखो अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए, उसके बाद जो डॉक्टर नहीं लगाते वो गले में
लगाते हैं ना, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं हम, तो एक हमारे पास वो वाला हो जाएगा। तो ये तो दो एप्लीकेशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 12, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 500 मीटर हाई इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। एक स्टोन फेंका गया है 500 मीटर की हाइट से, तो आपने बताना व्हेन इज दिस प्लेस हर्ड एट द टॉप। तो जैसे वो गिरेगा ना, तो ऊंचाई उस पे जो साउंड सुनेगी ना, वो कब सुनाई देगी, तो टाइम आपने बताना है। स्पीड ऑफ साउंड इतनी दी गई है, तो आपने टाइम बताना है। तो देखो आपके लिए जो ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, तो आपका ऑप्शन ए रहेगा 11.4, बी रहेगा 12.4, 13.4 और 14.4 सेकेंड। ठीक है, तो आपने टाइम बताना। देखो हमने यहाँ पे हमारे पास टावर था, उसकी हाइट से कोई भी पत्थर फेंका है, पौंड में पत्थर फेंका है, तो एक तो हमारे पास क्या होगा कि टाइम इस वाले के लिए टाइम कितना लगा है कि हमने ये फेंका है। उसके बाद इसकी जो स्पीड है ना साउंड की, वो भी तो वेरी करेगी ना, किस स्पीड से हमारे पास वो आ रहा है, साउंड की जो स्पीड रहेगी। तो एक टाइम तो हम यहाँ से निकालेंगे कि जो पत्थर हमने फेंका है, जैसे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन रहती थी वहां से, और एक हम स्पीड ऑफ साउंड से जो टाइम निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। एक तो वो गिरेगा, गिरने के बाद जो साउंड की स्पीड होगी, उस स्पीड से हमारे पास वो वापस आएगा, तब हमें वो सुनाई देगा। तो दोनों टाइम को ऐड करेंगे, जो जो वैल्यू गिवन है उनको एक बार लिख लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस दिया गया, तो डिस्टेंस को अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन वाला चैप्टर नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो, वो भी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है और उसकी क्वेश्चन भी करवाई है। तो 50 100 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो जब हमने ऊपर पत्थर पकड़ा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी, और जी की वैल्यू आपके पास दी गई है 10। उसके बाद सेकंड वाले के लिए आपको क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है साउंड की 340, तो 344 346 इसके अप्रोक्स ही रहती है स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड। तो दोनों के लिए टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी मेरे ख्याल में यूटी और जीटी स्क्वायर ख्याल में क्या, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टाइम के साथ 0 हो जाएगी, प्लस में 1/2, जी की वैल्यू आपको 10 गिवन है, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। टाइम निकालना है ना हमें, एक यहाँ से टाइम निकालेंगे, एक वहां से टाइम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 500 और ये कटेगा तो किस पे 5 टी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कट जाएगा 100 पे, और 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू क्या आई 10 सेकंड आई। तो एक टी की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, सेकंड की यहाँ से निकाल लेंगे। तो स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए 500, और स्पीड कितनी है 340 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.47 सेकेंड के अप्रोक्स। तो हमारा काम है टोटल टाइम निकालना, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, तो 10 प्लस में 1.47, तो हो जाएगा 11.47 सेकेंड। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 11.4, कौन सा होगा, ऑप्शन ए है आपका, वो सही हो जाएगा। बस ऐसे करना था आपने। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेवलेंथ इज दिस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, विल इट बी ऑडिबल। तो आपने क्या बताना है कि एक साउंड वेव है, उसकी स्पीड इतनी है, वेवलेंथ इतनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी बताओ और ये बताओ कि ऑडिबल है या नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन है कि ऑडिबल है, बी है ऑडिबल है, सी है नॉट ऑडिबल है, डी है नॉट ऑडिबल है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और बतानी है ना साथ में कि कितनी इसकी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी ही बतानी है आपको। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 22600 हर्ज। तो एक ऑप्शन आपका ये सेम रहेगा 22600, ऐसे ही आपका रहेगा 24600 और 24600 हर्ज। तो आपने बताना कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो देखो आपने निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, जैसे हमने अभी देखा था नॉर्मल, एक फॉर्मूला भी याद है ना, सारे निकाल लोगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 1/टाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी, और डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, स्पीड डिवाइड बाई वेवलेंथ। तो स्पीड की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 33
9 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1.5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा मीटर, तो मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 339, और ये हो जाएगा 15, और ये 100 जाएगा ऊपर, ये 1.5। तो जैसे ही मैं इस 1.5 का ये पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी। तो ओवरऑल क्या हुआ, 339, 3 जीरो और डिवाइड बाई 15। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 22600 हर्ट्ज हो जाएगा। और हमें पता है कि ह्यूमन जो ऑडिबल रेंज होती है ना, वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये तो इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा है तो ये क्या होगा, नॉट ऑडिबल होगा। नॉट ऑडिबल है, पहली बात तो ये है, और आंसर रहेगा आपका सी सही। अब यहाँ से देखो इतनी ज्यादा स्पीड है ना, तो ऑडिबल वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गई, नॉट ऑडिबल था तो नॉट ऑडिबल में आपने कैलकुलेट करके देखना था। उसके बाद क्या है कि रिवर्बरेशन कैसे होता है और इसको कैसे आप घटा सकते हो। तो रिवर्बरेशन आपने बताना है क्या होता है, कि हम रिफ्लेक्शन को बोलते हैं, डिस्पर्सन को बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन को बोलते हैं, या तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो दो चीजें होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है बेंडिंग सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन होता है दूसरे मीडियम में बेंड होना, ठीक है। तो आपने बताना, पहले ये बताओ, ये वाला मैं से साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होगा, किसको आप ये बोलोगे रिवर्बरेशन क्या होगा। तो देखो रिवर्बरेशन क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो आपका ऑप्शन 4 है वो सही होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे, जैसे हमारे पास हमने ये ले लिया, कोई भी हमने यहाँ पे मीडियम लिया है, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो लाइट इसमें गई, तो यहाँ से देखो जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्बरेशन। तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं ना सेम मीडियम में, उनको हम बोलते हैं पहली बात तो रिवर्बरेशन। उसके बाद इसको घटाओगे कैसे, आप इसको घटाओगे कैसे, कि देखो यहाँ पे हमने कोई भी एक एब्जॉर्बिंग मीडियम लिया है, तो जैसे ही वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये वाला जो मीडियम है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो रिवर्बरेशन है वो अपने आप कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए कैसे घटा सकते हैं हम इसको, बाय यूजिंग ए एब्जॉर्बिंग मीडियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन 15, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट इन डिपेंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड होती है, देखो लाउडनेस ऑफ साउंड है, यही वाला क्वेश्चन आया था, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, एम्पलीट्यूड के स्केयर पे डिपेंड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि जब हम लाउडनेस को डबल करेंगे तो एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आया था आपका 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। तो अल्ट्रासाउंड है ना, क्यों यूज की जाती है क्लीनिंग के लिए। देखो इनके लिए ऑप्शन क्या ही बनाऊंगी, देखो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, तो जैसे ही आप इनको, जैसे हमारे पास गंदा कपड़ा है, तो जब ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है वो वहां को पास होंगे ना, तो जो भी डर्ट पार्टिकल, ये जैसे क्लोथ है इस पे लगे होते हैं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव जाएंगी, ये जो डर्ट पार्टिकल है इनके साथ, इसको जो डर्ट होगी ना उसको अपने साथ डिटैच करके ले जाएगी, और हमारी जो डर्ट है वो साफ हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो हमारी डर्ट है वो साफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट इन मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टिंग अल्ट्रासाउंड। तो जो मेटल ब्लॉक होता है उसमें कैसे आप ये देख सकते हो कि डिफेक्टिव है या नहीं है। तो जैसे मेरे पास ये मेटल ब्लॉक है और एक ये मेटल ब्लॉक है जिसमें अंदर डिफेक्ट है, हमें पता लगाना है कि कैसे हम पता लगाएंगे। देखो ये अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है, जैसे ये इसको पास होंगी, यहाँ से पास होके जाएंगी, यहाँ पे पास होके जाएंगी, यहाँ पे पास होके जाएंगी, तो यहाँ पे हमने इनका डिटेक्टर लगाया हुआ होता है। ऐसे ही जब हम यहाँ से ये पास करेंगे ना, तो जहाँ पे भी डिफेक्ट होगा और यहाँ पे डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगी, ये वापस से बैंड हो जाएगी। यहाँ से देखो, तो जहां से भी ये बैंड होके वापस आ गई हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा वहां पे ही क्या है, डिफेक्ट है। अदरवाइज अगर सारी डिटेक्ट हो गई तो इसका मतलब वहां पे कोई भी डिफेक्ट है वो नहीं है, और अगर वो वहां से वापस आ गई तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे डिफेक्ट है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो अल्ट्रासाउंड वेव्स को। तो यहाँ पे हमारा जो साउंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।